गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10th विषय विज्ञान केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम कक्षा 10 में ऐसे नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक पाठ में रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पढ़ रहे थे। हमने अगली जो वीडियो है, पहले वाली वीडियो में हमने अब तक 6-7 रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम पढ़ चुके हैं। वो नियम बिल्कुल सरल और क्या सीधे हैं, उनका आपने ज़रूर अभ्यास किया होगा। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम के बाद में आपका 8वां नियम आ रहा है। 8वां नियम क्या है? अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के ताप, अभिक्रिया के ताप दाब की परिस्थितियों, जो भी रासायनिक अभिक्रिया उसका ताप और दाब की परिस्थितियों को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। मतलब कोई भी जो उत्प्रेरक होता है उसको हमेशा तीर के निशान के दाब के क्या ऊपर लिखा जाता है। उत्प्रेरक कह सकते हैं या अपन क्या कह सकते हैं उसको, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप हुआ, दाब हुआ, टेम्परेचर हुआ, उसका जो मान होता है उसको हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि N2+3H2 2NH3 यह अमोनिया निर्माण की विधि है। अब अमोनिया निर्माण की विधि जो होती है, अमोनिया नाइट्रोजन क्या गैस है, हाइड्रोजन क्या गैस है, अमोनिया भी क्या है, गैस है। अब जो अमोनिया निर्माण का जो संश्लेषण होता है वो हेबर विधि द्वारा होता है। अब इसको संश्लेषण बनने में, अमोनिया गैस को बनने में कितना टेम्परेचर लगा हुआ, 773 तो केल्विन तापमान पर इसको क्या गर्म किया जाता है। और 200 ATM क्या इसका वायुमंडलीय क्या होता है, दाब होता है। तो ATM क्या होता है, ATM वायुमंडलीय क्या होता है, दाब होता है। ये दाब का क्या होता है, मात्रक होता है। एटमॉस्फेयर इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। यह है दाब का क्या होता है, दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायु के द्वारा जो लगने वाला दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये होता है वायुमंडलीय दाब। तो ये दाब का क्या मात्रक क्या है, वायुमंडलीय दाब। ATM को उसको शॉर्ट के रूप में लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप व दाब की परिस्थितियों को तीर के निशान के ऊपर क्या लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या 700 केल्विन तापमान पर और 200 ATM वायुमंडलीय दाब पर इसको बनाया जाता है, अमोनिया गैस को। ठीक, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता हो, उत्सर्जन होता हो, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक मिलकर उत्पाद का, मतलब वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करे। एक तो तब वे अभिक्रिया जो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करें। तो उनमें मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो उनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा क्या त्यागी जाती है, उसका निष्कासन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा या ऊर्जा को इस त्रिभुज के तीर के निशान के द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या त्यागी जाती है तो इस प्रकार से त्रिभुज के तीर को
तीर को उत्पाद की तरफ या प्लस का चिन्ह लगाकर जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हुई? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण उत्पाद का निर्माण करे। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करे तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या त्यागी जाती है। अब इस उत्सर्जित ऊष्मा को त्रिभुज के चिन्ह द्वारा क्या व्यक्त करते हैं, और जो ये चिन्ह होता है वो उत्पाद की तरफ प्लस का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3। वही अमोनिया निर्माण की विधि है। यहाँ G गैस, ये भी गैस और ये भी क्या? गैस। ठीक, +ΔH जो भी ऊष्मा निकलती है बाहर उसको क्या त्रिभुज के चिन्ह हीट के रूप में इसको लिखा जाता है। प्लस का चिन्ह लगा के इसके रूप में इसको क्या लिखा जाता है? ΔH का मतलब होता है जो भी वो ऊष्मा ऊर्जा क्या बाहर निकल रही है। ठीक, अब दूसरा कौन सा उदाहरण है इसका? N2 + 3H2 - ΔH = 2NH3। ठीक, ये भी किसको उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का। तो गैस प्लस गैस प्लस गैस। ठीक, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ΔH का मान 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। ठीक, प्रति मोल होता है तब N2 + 3H2 = 2NH3 + 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये भी क्या है? गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। ठीक, तो यदि अभिक्रिया के लिए ΔH का मान क्या है? 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल है तो तब N2 + 3H2 = 2NH3 + 10.5 किलो कैलोरी के रूप में लिखा जाता है। ठीक, मतलब आपको सीधी सी बात है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो क्या जो ऊष्मा बाहर निकलेगी वो क्या इस प्रकार से प्लस त्यागी जाएगी। त्यागने पर कौन सा आवेश आता है? और एक बात ध्यान रखनी है, ऊष्माक्षेपी में फिक्स बात है, ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। सीधी बात है, उत्सर्जन होता है, त्यागी जाती है। अब त्यागने पर कोई ऊष्मा, जब कोई पदार्थ त्यागा जाता है तो फिर आवेश क्या आएगा? धन आवेश। तो जो ऊष्मा है जो अभिकारक की तरफ प्लस के चिन्ह के रूप में ΔH के रूप में लिखी जाती है। और ऊष्मा शोषी में क्या होगा? ऊष्मा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। ग्रहण करता है तो पॉजिटिव, तो ऊष्मा क्या हुई? ग्रहण की। तो यह ऊष्मा जब ग्रहण की तो हमें क्या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? आवश्यकता होगी, तो उसको माइनस के द्वारा लिखा जाता है। ठीक, ये इसके चिन्ह प्रणाली के याद रखने के नियम है। तो ये हुआ ऊष्माक्षेपी उदाहरण। अब है ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी व ऊष्मा शोषी में अंतर पूछे जाते हैं। सभी रिएक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों से उत्पाद के निर्माण के दौरान अभिकारक
ऊष्मा ग्रहण करते हैं, ऊष्मा ग्रहण करते हैं। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनने में अभिकारक द्वारा क्या ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा क्या ग्रहण की जाती है। तो ऐसी रासायनिक क्रिया जो ऊष्मा का क्या करे, अवशोषण करे। ऊष्मा का अवशोषण क्या कहलाता है, ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा का अवशोषण क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्मा शोषी में ग्रहण की गई ऊर्जा, तो ऐसी ऊर्जा अवशोषित जो ऊर्जा होगी उसको अभिकारक की तरफ लिखा जाता है। मतलब ऊष्मा छेपी में तो उत्पाद की तरफ ऊर्जा को या ऊष्मा को प्लस के चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। जबकि ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है उसको अभिकारक की तरफ नेगेटिव चिन्ह के रूप में लिखते हैं। ठीक, माइनस के रूप में इसको लिखा जाता है, डेल एच लगाकर तो उसका चिन्ह लिखा जाता है। जैसे कि N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO2 माइनस 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक, तो ऊष्मा शोषी में ऊष्मा की क्या होगी, आवश्यकता। अब ऊष्मा की जब आवश्यकता होगी तो ऊष्मा छेपी में तो क्या उत्पाद तरफ प्लस का चिन्ह लिखा जाता है और यहाँ उत्पाद की तरफ भी क्या नेगेटिव का चिन्ह लिखा जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। इसमें ऊर्जा की हमें क्या आवश्यकता होती है, जैसे कि N2 प्लस O2 प्लस 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल इक्वल टू ऊष्मा शोषी 2N2 में प्राप्त होता है। तो फिर सीधी सी बात है, ऊष्मा छेपी में उत्पाद तरफ प्लस का चिन्ह लगा कर ऊष्मा लिखी जाती है, जबकि ऊष्मा शोषी में उत्पाद तरफ माइनस चिन्ह लगा कर ऊष्मा लिखी जाती है। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये तो रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम हुए। आप ये नियम कितने, 8 नियम है। मतलब किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम कितने हैं, 8 नियम है। अब है उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। उत्प्रेरक क्या होते हैं, परिभाषा है उत्प्रेरक की। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, जब किसी रासायनिक क्रिया में कोई अभिकारक प्रयुक्त होता है तो उसे तीर के निशान के ऊपर, उत्प्रेरक को भी क्या तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, तीर को भी निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि जो उत्प्रेरक होते हैं, यदि किसी रासायनिक क्रिया में कोई उत्प्रेरक क्या काम में आ रहा है, प्रयुक्त हो रहा है तो उसे तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि ये क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथीन। ये क्या एथीन क्या होती है, एल्कीन होती है, एक प्रकार की क्या है, एल्कीन है। ठीक, अब जब एथीन का अपन क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। जब एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो वह उत्प्रेरक कौन सा काम में आएगा, जब मतलब एथीन का जो हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो उत्प्रेरक कौन सा, एनआई उत्प्रेरक, एनआई होती है निकेल उत्प्रेरक काम में जाता है, निकेल उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। अब जब कोई सी एथीन का अपन हाइड्रोजन करवा रहे हैं तो सरलतम एल्कीन में क्या चेंज हो जाती है, CH3। ठीक, ये क्यों मेथिन गैस है, ये एथीन, ये क्या है एथीन। ठीक, ये क्या एथीन, तो एथीन से क्या बन गया, एथीन बन गया। तो एल्कीन का क्या हुआ, हाइड्रोजनीकरण हुआ है। तो एल्कीन का क्या हुआ, हाइड्रोजनीकरण। तो उत्प्रेरक जो होता है उनको तीर के निशान के रूप में लिखा जाता है। जब एथीन का अपन क्या हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो क्या है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैविक क्रिया के एथीन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, एथीन में क्या परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे अमोनिया निर्माण विधि,
अमोनिया अमोनिया की हैबर विधि, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, अमोनिया निर्माण की तो उत्प्रेरक क्या हो, जब एथीन का अपन हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, ये एल्कीन है, वो क्या है, एल्कीन में क्या परिवर्तित हो जाता है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब है अमोनिया की हैबर विधि। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि क्या है? अमोनिया निर्माण की, अमोनिया को हमेशा हैबर विधि द्वारा क्या संपन्न किया जाता है या बनाया जाता है। अब वो ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि संश्लेषण की विधि कौन सी है? N2+3H2 = 2NH3 ये गैस और ये भी गैस। अब कितना उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक काम रहा है? अमोनिया निर्माण की विधि या हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक हमें काम आ रहा है? तो उत्प्रेरक है Fe+CO, ये उत्प्रेरक काम आ रहा है Fe+MO। द N2+3H2 अमोनिया निर्माण की विधि या हैबर संश्लेषण की विधि में भी Fe+MO उत्प्रेरक का कार्य करता है। Fe+MO उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो MO क्या है? MO है मोलिब्डेनम, इसको क्या बोलते हैं? मोलिब्डेनम। ठीक, तो अमोनिया निर्माण की विधि को हैबर संश्लेषण विधि द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक, अब इसमें अपन एथीन का हाइड्रोजन करवाया, अमोनिया संश्लेषण की विधि पढ़ी। ठीक, तो किसी रासायनिक समीकरण को उपयुक्तताएं, सीमाएं। अब आती हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पढ़े, इसके बाद में रासायनिक समीकरण की सीमाएं। टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण की सीमा या कमियां क्या है? कमियां, ठीक, या सीमाएं उनको कह सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पढ़े। अब है रासायनिक समीकरण की सीमाएं या कमियां। ठीक, कमियां क्या है? तो रासायनिक समीकरण की यह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में, पता नहीं चलता है। मतलब इस रासायनिक समीकरण की सीमाओं में क्या होता है कि इससे जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में पता नहीं चलता, मतलब पूर्णता के बारे में पता नहीं चलता है कि कोई क्रिया कब संपन्न होगी। दूसरा है अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता के बारे में, मतलब अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, मतलब दो कमियां हैं। एक तो रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, पूर्णतः जब क्रिया कब संपन्न होगी। तो रासायनिक समीकरण की सीमाओं में रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। एक अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोई अभिकारक उत्पाद मतलब कितनी पावर में कंडेंसेशन गाढ़ा है, पतला है, उस पर जानकारी नहीं मिलती है। अब है कोयले का दहन। एग्जाम्पल है आपका कोयले का दहन। कोयला, कार्बन, कोयले में क्या होता है? कार्बन लकड़ी में भी होता है। ठीक, ईंधन में भी क्या हुआ? कार्बन पाया जाता है। तो कोयले में क्या पाया जा रहा है? कार्बन।
जब कार्बन का वायु की उपस्थिति में दहन करवाते तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक, कार्बन S ऑक्सीजन गैस और CO2 भी क्या है, गैस। ठीक, ये इनकी अवस्था रहती है। अब इधर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, इधर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना है। अभिकारकों की तरफ कुल द्रव्यमान कितना है, C का 12, ऑप्शन 2 × 16, 12 + 32 = 44। इसी प्रकार उत्पादों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना है, C के 12 और 3 × 16, 12 + 16 दूनी 32, तो ये भी क्या है, 44 ग्राम, इससे 44 ग्राम। ठीक, तो कार्बन को ऑक्सीजन पीछे लगाने पर CO2 गैस हमें प्राप्त होती है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या पालन करता है। ठीक, तो अभिक्रिया पूर्व होने से पूर्व 44 ग्राम था इसका द्रव्यमान। अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में पहले और बाद में दोनों का द्रव्यमान क्या आता है, समान आ सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना हुई है। तो हमने आज की वीडियो में लेसन नंबर 6 की वीडियो में रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ नियम कुछ जो नियम रहते हैं उसको पढ़ा था। फिर रासायनिक समीकरण की सीमाएं पढ़ी थी। उसके बाद कोयले के दहन का हमने रासायनिक समीकरण पढ़ा और समझा कि दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या समान रहती है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। जो भी वीडियो हम भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें और जो भी डाउट्स है उसको अपन फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।